क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ क्लेप्टोमेनिया डिसऑर्डर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की सब कैटेगरीज में से भी एक है। इसमें अचानक से बच्चे के अंदर ऐसी अनसोशल ख्वाहिश का पैदा होना जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है और बच्चे का उसकी तवज्जो में लग जाना और उसे कंप्लीट करना, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर उसकी वजह से बाज दफा तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन बाज दफा बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ये जो ख्वाहिश है ये सोशली अनएक्सेप्टेबल होती है। वो क्या है? चोरी करना। अक्सर जो है लोगों का जो कॉन्सेप्ट है चोरों के बारे में कि चोर जो है गलत होते हैं, वो बिल्कुल सही है। चोर जो है किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही है। चोरों का चोरी करने के पीछे जो मकसद होता है वो बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ ऐसे भी चोर होते हैं कि उनका कोई मकसद ही नहीं होता चोरी करने के पीछे। उनको पता ही नहीं है वो चोरी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर पता है तो मकसद और पर्पस को इतना क्लियर नहीं होता कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। इनका शुमार जो होता है ऐसे चोरों में होता है कि चोरी जरूर करनी है, लेकिन इस चोरी के पीछे ना तो किसी को नुकसान पहुंच रहा है और ना ही इनका कोई मकसद है। इनके जहन में अचानक से ख्वाहिश पैदा हो जाना कि मैंने ये चोरी करनी है, और उस चोरी को करने के लिए ये तवज्जो में लग जाते हैं, और जब वो चोरी हो जाती है सेटिस्फाइड होते हैं। और बाज़ दफा ये जो चोर होते हैं खुद जाकर अपनी चोरी की हुई जो चीजें होती हैं ये वापस कर देते हैं। भाई ये चीज आपकी गिर गई थी, भाई ये चीज मेरे पास है, आप ले लो वापिस। तो जिसकी वजह से गिल्ट फीलिंग भी आ रही होती है, शेम वाली फीलिंग भी आ रही होती है। इवन के बाद दफा तो ये डिप्रेशन, और बाद दफा तो ये डिप्रेशन के फेज के अंदर भी चले जाते हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिव जो है चीजों को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं। चोरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, अच्छी बात नहीं है। चोरी करना गलत है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान होता है, बल्कि चोरी करने वालों का भी नुकसान होता है। इन चोरों की मिसाल ऐसी है कि बड़े मॉल में गए हैं जहां बहुत कॉस्टली चीजें पड़ी हुई है, लेकिन वहां से चोरी क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी टॉफी जो काउंटर के ऊपर पड़ी हुई है और वहां पर हाथ जाने को ललचा रहा है कि यार चोरी करनी है, बहुत मजेदार टॉफी है, दिल कर रहा है खाने को। इतनी सी ख्वाहिश है कि चोरी करना, बड़ी चीज नहीं चोरी करनी। अचानक से ये कहीं गए हैं और अनकॉन्शियसली पता चलता है साथ वाले का यार कि मैंने वॉलेट के अंदर से 10 रुपए चोरी कर लिए हैं। वो कैसे किए हैं? टेबल पे पड़ा हुआ था, मैंने अंदर से निकाल दी, मेरा दिल किया चोरी करने को। एक साइड पे अगर आईफोन पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो है कप पड़ा हुआ है चाय का, तो चाय का कप चोरी कर लेना, आईफोन छोड़ देना। जो ख्वाहिश पैदा हुई है भाई वो चोरी की पैदा हुई है इनके अंदर, और वो चोरी कर रही है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। उन्हें पता है इस चोरी की वजह से जो है इन्हें जो है डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो उस अर्ज उस ख्वाहिश के अंदर आकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये परेशानी को इतनी होती है जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते टास्क, वो उन्हें सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उनके अंदर अचानक से शेम गिल्ट फीलिंग आ जाती है। अगर कोई जो है किसी होटल में बैठा हुआ है तो वहां से जाकर टिश्यू बॉक्स अचानक से पॉकेट के अंदर चले जाता है कि भाई टिश्यू उठा लो, बॉक्स के अंदर से टिश्यू निकाल लो। सारी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई है वहां, खाते हुए तो चम्मच गलती से जेब में रह गया। वो गलती से जेब में कैसे? अनकॉन्शियसली, कि अटेंशन तो चोरी की थी, वजह भी उन्होंने चोरी करते हुए, लेकिन उसका पर्पज ही नहीं था, और वो इतने ही मसरूफ थे चोरी करने के बाद कि उन्होंने कभी इजहार ही नहीं किया किसी से। बात दफा ऐसा होता है कि चोरी कर लेते हैं और फिर उससे बचने के लिए अपने अंदर शेम और गिल्ट फीलिंग्स भी डेवलप कर लेते हैं। अगर जहां पर 6 या 7 लोग जो हैं बैठे हुए हैं या डिस्कशंस कर रहे हैं, और साथ में जो है किसी की कोई वॉलेट पड़ा हुआ है या किसी का कोई कीज पड़ी हुई है, चलिए कीज लगा लेते हैं, कीज पड़ी हुई है और पास अच्छी महंगी ग्रोसरीज पड़ी हुई है, वो क्या करेंगे? वो कीज उठा लेंगे खामोशी से, उठाकर जेब में चलेंगे। अब उन्हें पता चल गया कि मैंने उठा ली है, मेरी वो अर्ज जो है वो पूरी हो गई। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जैसी वो अर्ज कंप्लीट होगी तो उनके अंदर शेम फीलिंग आएगी। जब वो ढूंढेगा चाबी तो वो कहेंगे यार चाबी तो मेरे पास थी। घर जाकर अपने आप को कोसेंगे यार मैं क्यों चोरी करता हूँ।
घर में अगर जो है बच्चा है छोटा 6 साल का 7 साल का, तो उसके कमरे से सारी चोरी की हुई चीजें मिल रही होती है। पापा की फाइल्स के अंदर से बहुत कीमती डॉक्यूमेंट चोरी है, पापा ने इधर उधर सारा कुछ देख लिया, मदर गई अंदर बेटे के रूम में और अंदर जाकर वो चोरी किए हुए डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। कि पता है कि जितनी भी चोरी की हुई चीजें हैं वो मेरे बेटे के कमरे से मिलनी है। और इस तरह छोटी छोटी चीजों को चोरी करना, और इस चोरी के पीछे ना तो किसी का जो है फायदा होता है, हाँ बात दफा नुकसान बहुत उठाना पड़ता है चोरी की एक्टिविटी से। वो नुकसान क्या है? पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अगर चोरी करते हुए पकड़ेंगे तो पब्लिक का जो व्यू है, जो राय है चोरों के बारे में, वो टोटली नेगेटिव है। और वो बिल्कुल सही है कि चोर हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के साथ ये अच्छा नहीं करते, इनका कोई पर्पस होता है। लेकिन वो जो शख्स है अगर पब्लिक प्लेस के अंदर पकड़ा जाए तो सबसे पहले तो पब्लिक उनकी अच्छी खासी इंसल्ट करती है, दूसरे नंबर पर फिजिकली अग्रेशन भी पब्लिक शो कर देती है, और पुलिस केस भी हो जाता है। और फिर अगर फैमिली इस चीज का नॉलेज रखती है, वो अपनी साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट करती है, उनकी रिपोर्टिंग करती है, और एथिकल वे से जो भी प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करते हुए उसका प्रॉपर जो है वहां से रिहाई दिलाते हैं, और जो भी प्रोसीजर होता है वो करते हैं, और उसके बाद कायदा उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। हालांकि ट्रीटमेंट जो है वो पहले भी शुरू हो सकता है। तो ये जो अलामतें थी कि चोरी का करना और उस चोरी के पीछे कोई मकसद का ना होना, और वो चोरी करने के पीछे जो टेंशन, परेशानी, रेस्टलेसनेस का फील होना अगर किसी इंसान के अंदर है, और इसकी वजह से उस शख्स की पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो एक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। वो इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में क्लेप्टोमेनिया डिसऑर्डर के अंदर आता है। और वो इंसान जो है ये जो एक्टिविटी है, ये जो बिहेवियर है, ये जो चोरी की हरकत है, वो एक दिन में 2 से ज्यादा बार करता हो, और मुसलसल 6 माह तक इस तरह की ख्वाहिशें पैदा होती हैं और छोटी छोटी चोरियां करता हो, तब हम जाकर इसको डायग्नोस करते हैं। इसके पीछे बहुत सारी डिफरेंट काजेस भी हैं, जेनेटिक्स काजेस भी हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर काजेस भी हैं कि न्यूरल फंक्शनिंग जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही, डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल जो है वो इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी होती है, लेकिन उसके पीछे भी डिफरेंट रीजंस हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत आसान है, क्योरेबल है, और बास केसेस में सिर्फ ये मैनेजेबल है। जितनी जल्दी इसका जो डायग्नोस होगा उतनी जल्दी क्योरेबल होगा, और जितनी जल्दी ये जो है इसका मैनेजमेंट प्लान बनेगा तब जाकर ये क्योरेबल होगा। अकेला डायग्नोस होने से ही नहीं, मैनेजमेंट प्लान बनने पर और उसके ऊपर अमल करने पर ही ये क्योरेबल है। मैं बाद में अगर जितनी लेट होगा या जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ये मैनेजेबल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। फिर दूसरे नंबर पर ये होता है कि बच्चे के अंदर या उस शख्स के अंदर इंसाइट वर्क करते हैं साइकोलॉजिस्ट। तीसरे नंबर पर सीबीटी को यूज करते हैं, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को, डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रोसीजर यूज करते हैं, तो उसके ऊपर वर्क प्लान एक तैयार करते हैं जिसमें स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई किन किन मौकों पर, किन किन सिचुएशंस में आपके अंदर ये फीलिंग्स आती है, उनको एक चार्ट पर लिखा जाता है, और फिर हायरार्की तैयार की जाती है स्टेप बाय स्टेप, और असेंडिंग और डिसेंडिंग वेज के साथ उनके ऊपर जो है वर्क करते हैं साइकोलॉजिस्ट, जिसमें उनकी फैमिली भी शामिल होती है, उनके जो बहुत करीब के फ्रेंड्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, इवन के बाद दफा तो जहां पर काम करते हैं वो स्टाफ भी शामिल होता है जो उसे सपोर्ट करता है इस चीज से रोकने के लिए, और बाज दफा जो है मेडिसिन की भी जरूरत होती है। तो पूरा एक जो है फ्रेमवर्क जो है इसका ट्रीटमेंट का बनाने के बाद जब इसके ऊपर काम किया जाता है तो ये जो है क्योरेबल भी है, मैनेजेबल भी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।